गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो है अपन जो व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत संगठन के बारे में पढ़े थे, उसी का आगे जो है संगठन की प्रक्रिया एवं संरचना पढ़ेंगे बच्चों, है ना। जिसमें पहले आपको मैं बताया था संगठन की विशेषताएं के बारे में बताया था आपको, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, है ना। उससे पहले और जो है उत्पादन बहुत सारा बताया था आपको मैं, उसी का आगे अपन देखते हैं यहाँ जो है ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। संगठन की प्रक्रिया एवं संरचना जो है आपका है ये जो है तीसरा भाग में अंतर्गत में चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर संगठन के आवश्यक कदम या संगठन की विधि या प्रक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले संगठन की विधि को संगठन की प्रक्रिया, संगठन की कदम, है ना, तो संगठन के आवश्यक भाग भी कहा जाता है। व्यावसायिक सफलता का मूल आधार जो है स्वतंत्र संगठन है। संगठन की महत्ता से हम भली भांति अवगत हो चुके हैं। हम तो किस प्रकार को संगठन कहा जाता है, क्योंकि संगठन के महत्व के संबंध में एंड्रू कार्नेगी एवं सी के कैथी के शब्दों में जो बताया गया था, कथनों से सभी वाणिज्य सहमत हैं। अतः संगठन प्रक्रिया विधि को अत्यंत ही क्या है सूझबूझ के साथ तैयार की जाती है। संगठन के निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया कदम उठाए जाते हैं। तो पहला है देखें उद्देश्य की स्थापना। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे बच्चों, उद्देश्य की स्थापना के अंतर्गत जो बताया गया है, उद्देश्य में स्थापना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। संगठन के साथ उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना उद्देश्य का संगठन नहीं है। अतः संगठन संरचना या निर्माण का पहला कदम उद्देश्यों की स्थापना है। उद्देश्य कुछ भी हो सकती है, नकारात्मक या सकारात्मक। संगठन के जो उद्देश्य में उनके कार्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, जिनके कारण संगठन की संरचना की जाती है। उद्देश्य की स्थापना के समय कार्यों को उप कार्यों में विभाजित कर उनकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। यह स्पष्ट करना उचित होगा कि संगठन किसी संस्था का होता है और संस्था के उद्देश्य की संगठन उद्देश्य होता है। अगला है क्रियाओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़। जो है लक्ष्यों उद्देश्य की स्थापना हो जाने के बाद संगठन का दूसरा कदम क्रियाओं का निर्धारण एवं उनका विभाजन है। क्रियाओं का निर्धारण करते समय संगठन के उद्देश्य को अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ही क्रिया कार्य की जाती है। तथा कौन सा कार्य करना पड़ेगा जो इसको सुनिश्चित करना चाहिए। कार्यों को उप कार्यों में विभाजित कर प्रत्येक कार्य की स्पष्ट व्याख्या करना देनी चाहिए, जिससे कोई भी कार्य या कार्य का भाग छूट ना जाए। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। जो क्रियाओं का निर्धारण होने के पश्चात द्वितीय प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित क्रियाओं का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इस हेतु विभिन्न क्रियाओं को अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है, जैसे क्रय विक्रय, विज्ञापन, निरीक्षण, विपणन, उत्पादन, सुरक्षा, मजदूरी, वेतन आदि। जो है इस प्रकार वर्गीकरण करने से सभी विभागों या समूह की क्रियाओं को संपन्न हो जाते हैं। अगला देखेंगे कार्य का विभाजन, अलोकेशन ऑफ द वर्क। उसमें दिया विभिन्न क्रियाओं का वर्गीकरण एवं समूहीकरण हो जाने के पश्चात वर्गीकृत सभी कार्यों का विभाजन कर्मचारियों में हो जाना चाहिए। कार्य विभाजन के समय कार्य के स्वभाव की तुलना कर्मचारी की क्षमता से अवश्य करनी चाहिए। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार कार्य का विभाजन करना चाहिए। कार्य के विभाजन के साथ उनके उत्तरदायित्व की सीमाओं का भी निर्धारण निश्चित कर देना चाहिए, ताकि जवाबदेही का पता आसानी से लगाया जा सके। जो कार्य जिसको सौंपा गया उनको कार्य को पूर्ण किया जा सके, है ना बच्चों। अगला है सत्ता का प्रत्यायोजन, हस्तांतरण। क्या है? डिलीगेशन ऑफ द अथॉरिटीज़। तो मतलब अधिकारियों के बिना कार्य को संपादित करना संभव नहीं है। अतः कर्मचारी अधिकारियों को कर्तव्य के साथ साथ अधिकारियों का भी हस्तांतरण करना अति आवश्यक है। अतः किस कर्मचारी को किस सीमा तक अधिकार दिया जाना चाहिए, इसका भी निर्धारण भी स्पष्ट कर देनी चाहिए, ताकि अधिकारियों के प्रयोग से कार्य को संपादित कराया जा सके। समन्वय व परिचय, कोऑर्डिनेशन एंड द इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने के बाद सभी जो है कर्मचारी व अधिकारी में आपसी समन्वय होना अति आवश्यक है। इसी हेतु कर्मचारी व अधिकारी का एक दूसरे से परिचय कराया जाता है तथा प्रत्येक कार्यस्थल या कार्य अधिकारी कर्तव्य एवं एक दूसरे के
संबंधों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि कौन किसके अधीन रहेगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। अगला है 7वां, आदर्श वातावरण का निर्माण, प्रोवाइडिंग ऑफ द आइडियल इन्वायरमेंट। वस्तु का उत्पादन एवं जो है श्रमिकों की कार्य क्षमता को कारखाना का वातावरण काफ़ी सीमा तक प्रभावित करता है। अतः कारखाना का कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण, पेयजल, आराम है ना, आरामगृह कार्य की उत्तम दशा व उत्तम स्थिति, धुआं व गैस की निकासी आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो काम करे उसमें किसी प्रकार परेशानी ना हो। तो मशीनें औजार की उचित व्यवस्था व प्रॉपर जो है अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड टूल्स, औजारों का करना चाहिए। कारखाने के लिए उचित स्थान तथा उसकी सही ढंग से स्थापना होनी चाहिए तथा कारखाने के अंदर मशीन, औजार, उपकरण आदि के रखरखाव उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। सही रखरखाव होने से क्या है, सामग्री जो आसानी से प्राप्त हो जाती है और कार्य में काफ़ी सुविधा रहती है। अगला है 9वां, मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। जो उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात मानसिक क्रांति प्रक्रिया ना होकर मात्र उत्पादन और विकास के लिए उत्तम स्थिति का निर्माण करता है। मानसिक क्रांति के अंतर्गत समस्त जो है औद्योगिक एवं व्यावसायिक सेवावर्गीय में यह भावना लाना कि सभी कर्मचारियों का हित व्यवसाय के हित में है और व्यवसाय का हित सभी कर्मचारी सेवावर्गीय का हित है। अतः सभी को जो व्यवसाय की प्रगति हेतु तन मन धन से अच्छे से अच्छा कार्य और अपनी कुशलता का परिचय देना है। उपरोक्त बातें पर प्रत्येक कर्मचारी के वेतन जो है कर्मचारी के मन में भर देना ही मानसिक क्रांति कहा जाता है बच्चों, है ना। अब अगला देखेंगे इसमें अंतर्गत में जो दिया गया है, संगठन संरचना, क्रियाशील एवं संभागीय संगठन। मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो है फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिविजनल में जो है बांट दिया जाता है। इसमें संगठन संरचना क्या है, व्हाट इज जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो है संगठन क्या है। तो संगठन जो है वो बताया गया है, संगठन संरचना का अर्थ है कोई संगठन कैसे बनता है या उसमें किन किन बात तत्वों का समावेश किया। जैसे शरीर की संरचना में हड्डी, मांसपेशियाँ, रक्त, त्वचा, नसें जो होते आदि को शामिल किया जाता है, उसी प्रकार संगठन संरचना भी तत्व जो है एलिमेंट से मिलकर बनती है। डॉक्टर विलियमसन एच जो है न्यूमैन के अनुसार जो बताया है, किसी संगठनात्मक क्लेवर का निर्धारण करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अधिकारियों की सीमा होती है, कहाँ तक करे, विशिष्ट दशा होना चाहिए, उपलब्ध कर्मचारी की योग्यता होना चाहिए, संगठन के उद्देश्य जो है, संगठन की लागत, संप्रेषण की सुविधा आदि जो है संगठन संरचना के अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति या समस्त कर्मचारियों के अपने अपने अधिकारियों उत्तरदायित्व की सीमा निर्धारण कर दी जाती है। अगला है जो है संगठन का संरचना का निर्धारण या तत्व जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी व्यवसाय या व्यापार में संगठन संरचना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना संगठन नहीं रह पाएगा। संगठन संरचना का किसी व्यवसाय में उतना ही महत्व है जितना कि महत्व मानव शरीर में रक्त का होता है। पीटर एफ डकर के अनुसार जो बताया गया है, पीटर एस डकर के अनुसार संगठन संरचना एक महत्वपूर्ण साधन है एवं त्रुटिपूर्ण संरचना से जो है संस्था का विनाश हो सकता है। इसी प्रकार XW वर्गर्स में जो है विक्स वर्ग के अनुसार संगठन संरचना के संबंध में विचार इस प्रकार व्यक्त किया गया कि संरचना व्यक्तियों और समूह के बीच विद्यमान संबंधों की स्थापना करना है। संगठन संरचना प्रभावित करने वाले निम्न घटक इस प्रकार बताया गया। पहला जो बताया गया, संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन का निर्माण निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है, क्योंकि संगठन करना है किसी संस्था का उद्देश्य नहीं होता, अपितु संगठन के संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। RC जो है बताया, डेविस के अनुसार बताया, संस्था का उद्देश्य ही संगठन संरचना का निर्णायक घटक होता है। संगठन संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई संस्था निकट भविष्य में अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, साथ ही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। तो अगला दूसरा, संगठन का आकार, मतलब किस प्रकार होना, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का आकार भी संरचना को प्रभावित करता है। संगठन का आकार छोटा होने पर संगठन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जा सकती है, किंतु बड़े संगठनों में विकेंद्रीकरण की नीति उचित होता है, अर्थात अधिकारियों का प्रत्यारोपण आवश्यक है। अगला है प्रबंधकीय व्यू रचना, मतलब मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब हमको किस प्रकार से उसको जो है प्रबंधन की व्यू रचना बनाना चाहिए। प्रबंधकों की योजना या समूह रचना, व्यू रचना जो है राजनीति का भी संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है, अतः संगठन संरचना उनकी व्यू रचना के अनुकूल होनी चाहिए जो अपना बनाया गया। प्रबंधकों की योग्यता, एबिलिटी ऑफ द मैनेजर,
तो यहाँ पर जो है प्रबंधकों की योग्यता व क्षमता का संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रबंधक योग्य, दक्ष व निष्ठावान हो तो उन्हें अन्य विशेषज्ञों परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे ये रेखा संगठन का निर्माण कर स्वयं जो है व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। किंतु विपरीत परिस्थिति में विशेषज्ञों की सलाह लेने हेतु रेखा एवं कर्मचारी संगठन या अन्य उपयुक्त संगठन के रूप में प्रारूप जो है चयन करना होगा। अगला है वातावरण जो है इन्वायरमेंट। देश की आर्थिक जो है सामाजिक व राजनीतिक वातावरण से संगठन संरचना प्रभावित होती है। राष्ट्रीय नीति के विपरीत या सामाजिक परिवेश के विपरीत संरचना नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्राकृतिक अनुरूप ही संगठन संरचना बनाना चाहिए, जिस प्रकार प्रकृति चल रहा है। अगला है अधिकारियों की समता, है ना, इक्विटी ऑफ पावर। संगठन संरचना को यह घटक भी अत्यंत प्रभावित करता है। इसका आशय है कि समान कार्य करने वालों को समान अधिकार दिया जाए, अन्यथा मधुर संबंधों की जगह कटुता पैदा होती है। अगला नियंत्रण का विस्तार, स्पेन ऑफ कंट्रोल। कोई भी प्रबंध कितना भी योग्य व कार्यकुशल क्यों ना हो, उसके नियंत्रण या प्रयोग की क्षमता सीमित होती है। अतः संगठन जो है संरचना को नियंत्रण का विस्तार प्रभावित करता है। अगला है 8वां जो है बताया व्यापारिक क्षेत्र, एरिया ऑफ ट्रेड। जो व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार या क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, संगठन संरचना भी उतनी ही विस्तृत व वृहद आकार की होगी। किंतु व्यापारिक स्थानीय या राज्य स्तर पर होने से व्यापारिक संगठन संरचना तुलनात्मक रूप से छोटी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं 9वां जो विभागीकरण जो है इसमें बताया गया व्यापार में विभागीकरण के अनेक आधार हो सकते हैं, जैसे ग्राहक, भौगोलिक क्षेत्र, प्रक्रिया आदि। ये सभी जो है व्यापारिक जो है संगठन संरचना को प्रभावित करता है। अगला है कर्मचारियों का मनोबल, मोरल ऑफ द वर्कर्स। मनोबल एक ऐसी शक्ति है जिनसे प्रायः प्रत्येक स्तर पर कार्य किया जा सकता है। यदि संगठन कर्मचारी कार्य व कार्यदक्षता तथा परितोष से संतुष्ट हैं तो उनका मनोबल ऊंचा होगा, मतलब उनका परितोष मतलब उनके पैसे जो उनके कार्य के बदले मिलते हैं। इससे संगठन संरचना आदर्श होगी, वह अशांति का वातावरण कभी नहीं होगा, है ना बच्चों। यहाँ पर ध्यान ही रखना आपको। तो अगला ये जो यहाँ पर जो बताया गया आपका कि विक्रियात्मक या विसंभागी संगठन, इसके अंदर एलन के द्वारा बताया गया अपनी किताब प्रबंध संगठन में लिखा है, किसी भी प्रबंध के सामने संगठन के रूपों का चयन करते समय केवल 2 ही रूप विकल्प के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये मात्र क्रियात्मक संगठन एवं संभागी संगठन होते हैं। प्रारंभ में कंपनी की स्थापना के समय क्रियात्मक संगठन अपनाया जाता है, मतलब जो कार्य हो सके, जो बाद में धीरे धीरे संभागी संगठन के रूप में धारण कर लेते हैं बच्चों। अगला देखेंगे क्रियाशील या क्रियात्मक संगठन या कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत फंक्शनल जो है ऑर्गेनाइजेशन आशय देखते हैं इसमें। इसके अंतर्गत संसद द्वारा संपादित की जाने वाली क्रियाओं के आधार पर संगठन संरचना तैयार की जाती है, जिसमें जो संस्था की विभिन्न क्रियाओं को उनकी प्रकृति की समानता के आधार पर उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग, कार्य विभाग व सेवा वर्गीय विभाग में विभाजित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इन सब जो है मुख्य विभागों में उप विभागों का भी गठन किया जाता है। प्रत्येक विभाग की क्रियाओं के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु विशेषज्ञ विभागीय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है, जो अपने विभाग के निष्पादन हेतु प्रबंध संचालक या मुख्य अधिकारी, है ना, कार्य अधिकारी के प्रति जवाबदेह होते हैं। वस्तुतः कार्यात्मक जो संगठन टेलर द्वारा बताया गया क्रियात्मक फोरमैनशिप का ही संशोधित व सुधार हुआ है, जो कि विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों में मुख्य अंतर भेद इस तथ्य का है कि टेलर ने इसे निम्न स्तर पर लागू किया है, जबकि कार्यात्मक संगठन संरचना में इसका प्रयोग मध्य व उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चों आप नेक्स्ट देखेंगे संगठन जो है कार्यात्मक संगठन संरचना को रेखांकित रूप में नेक्स्ट भाग में देखेंगे। गुड डे बेटा, आज के लिए तीसरा भाग आपको समाप्त होता है।